हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं। क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का जो समरी पूछे जाते हैं ना आपके एग्ज़ाम में, जो समरी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट आपको लगता है, तो सभी चैप्टर वाइज समरी आपको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमने एक गेस, बहुत ही बुक का निचोड़ करके हमने एक गेस करके आपके लिए लेकर आया है, ठीक है। तो इसमें अभी मैं 4 समरी बताऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं 4 समरी बता दूंगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मैं 4 समरी लेकर आऊँगा और ये 8 समरी जो हम आपको बताएंगे, ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में और इसी को तैयारी करके लेकर जाइए। इसी में से आपको देखने को मिलेगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से आसानी तरीक़े से लिख लेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये वीडियो के पार्ट नंबर 1 में हम 4 समरी लेकर आए हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 4 समरी आपके लिए लेकर आऊँगा और इस दोनों वीडियो को मिस मत करिएगा। इस दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा और अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, ताकि ऐसे समरी प्रश्न को आप नहीं छोड़ सकेंगे, ठीक है, और अपने मार्क्स स्कोर अच्छी तरह से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समरी नंबर 1 क्या कहा गया है, ठीक है। तो समरी नंबर 1 क्या कहा गया है, देखिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला समरी बताने जा रहे हैं आपको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर ये हम पहला समरी लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये पहला समरी जो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए इधर हिंदी वाला पार्ट है और इधर इंग्लिश पार्ट है। तो आपको केवल वहाँ पे एग्जाम में क्या लिखना है, ये पहले हेडिंग डाल देना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। और इसके बाद में ये इंग्लिश आपको लिख देना है। ये हिंदी आपको नहीं लिखना, ये समझने के लिए हम ये बताए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। यानी कि जो एसे है किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इधर लिखिए, एसे का मतलब निबंध होता है। यह निबंध जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, जिन्हें हम लोग जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, ये राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मतलब इनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा है कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं, ठीक है। तो इसमें इस ऐसे में इस निबंध में महात्मा गांधी ने क्या किया है, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब चलते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आप इसको लिख दीजिएगा। देखिए दूसरा स्टेंजा में क्या लिखे हैं कि ही सेज डैट, वह कहते हैं, जब वे कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द
वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। यानी कि वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव जो है पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेटर है मतलब बेहतर है, ठीक है। और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई नहीं पीछा कर सकता है, कोई नहीं पीछा कर सकता है, कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। ये बात बोला गया है बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। यानी कि क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। ओके, तो ये सेकेंड स्टेंजा हो गया। सेकेंड स्टेंजा में आपको क्या लिखना है भाई? तो बस यही लिखना है आपको, इंग्लिश वाला ये नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेंजा में देखिए क्या कहा गया है कि गांधी जी कहते हैं कि डैट एंड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड villages to cities because they known cities are full of vices, crimes, robbers and thieves। मतलब कि गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों के अपेक्षा गांवों को पसंद किया क्योंकि वे जानते थे कि शहर विद्रोहियों और अपराधियों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, रिमेन्ड अनसिविलाइज्ड सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। मतलब ये गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मन एक ऐसी बेचैन पक्षी है, चिड़िया है, जिसका जितना ही अधिक यह चाहता है उतना ही अधिक प्राप्त होता है। जिसको जितना ही अधिक चाहिए जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, प्राप्त करता है, और अंत तक ये असंतुष्ट रहता है, ठीक है। ये अंत तक ये क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमें जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसका थर्ड स्टेंजा हो गया। मतलब इसमें आपको तीन स्टेंजा लिखना है, ठीक है ना। देख लिए ना, 3 स्टेंजा इसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया, उसके बाद में ये आपको सेकेंड स्टेंजा, उसके बाद में ये आपको थर्ड स्टेंजा। अब चलते हैं नेक्स्ट समरी को देखते हैं, समरी नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए समरी नंबर 2 में हमने क्या लिखा है, द आर्टिस्ट, ठीक है, जिसके लेखक क्या हैं? सिग्गा नायोवा। द आर्टिस्ट के लेखक सिग्गा नायोवा। तो चलिए इसके बारे में इनका समरी हम बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें समरी में इसमें क्या बताया गया है कि द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिग्गा नायोवा। ये जो द आर्टिस्ट है एक छोटी कहानी है जो सिग्गा नायोवा के द्वारा लिखा गया है। In this story he has focused that how is the talent of youngest spoiled। यानी कि ये सिग्गा नायोवा के द्वारा छोटी सी एक कहानी लिखी गई है और उन्होंने इस बात पर फोकस किया है इसमें कि किस प्रकार युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेंजा हो गया। चलिए दूसरा स्टेंजा में देखिए इसको, ये देखिए। तो ये दूसरा स्टेंजा में क्या बताया गया है, सेबी इज ए 12 years old जापानीज बॉय हु लिव्स इन ए हार्बर टाउन। ही रीड्स इन ए प्राइमरी स्कूल। यानी कि सेबी एक 12 वर्ष का जापानी लड़का है जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है, ठीक है। ये बात बताया गया है। वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि किस स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल। कितना साल का है? तो 12 साल का,
ठीक है, याद रखिएगा। और सिबी कहाँ का रहने वाला, जापान का, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। आगे देखिए, ही इज फाउंड ऑफ, इसमें फिर बताया गया है कि ही इज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। वह मतलब कद्दू को इकट्ठा करने के शौकीन होता है, मतलब वो उसको ज़्यादा कद्दू पसंद था, बहुत ज़्यादा कद्दू को पसंद करता था। ही एक्सरसाइजेज एक्सपीरियंसेस न्यू टेक्निक्स ऑन गॉड एवरी डे। मतलब वो क्या करता था कि वो हर दिन कद्दू के नए नए तकनीक का इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही बाइज ए स्पेशल गॉड इन 10 cents and he is so closely connected to it that even he taken it is to school। मतलब इसमें क्या बताया गया है भाई, इसमें बताया गया कि एक दिन क्या किया कि वह एक कद्दू 10 सेन में खरीदा। ठीक है, जापान का ये मुद्रा सेन होता है, वो बताया गया है इसमें। तो 10 सेन में ये खरीदा एक कद्दू, वो, और उसमें वह उससे इतना जुड़ जाता है कि वह उसे अपने स्कूल में लेकर चला जाता है। कहाँ पे लेकर चला जाता है, स्कूल में लेकर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेंजा हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेंजा देखते हैं। तो ये देखिए थर्ड स्टेंजा में बोला गया है कि बट, लेकिन, ही इज कॉट ए डे बाई मोरल टीचर while policing the god in the class he is scolded and the god is given to the potter। मतलब लेकिन एक दिन क्या होता है कि कद्दू को पॉलिश करते हुए एक नैतिक शिक्षक द्वारा पकड़ा जाता है। एक नैतिक पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनको उस कद्दू को पॉलिश करते हुए पकड़ लिया क्लास में। उसे डांटा जाता है, मतलब उसको उस टीचर डांटते हैं और उसका कद्दू छीन लेते हैं। ठीक है, कद्दू को छीन लेते हैं, गेट कीपर को दे देते हैं, और गेट कीपर जो रहता है उसको दे देते हैं, प्यून को दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेंजा। अब चलते हैं फोर्थ स्टेंजा, इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें फोर्थ स्टेंजा में क्या बताया गया है कि द मोरल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली एज a result his father beats him, smashes his collection of gods। यानी कि एक नैतिक शिक्षक इस बात की शिकायत उसके पिता से करते हैं और परिणाम स्वरूप उसे पिता के द्वारा पीटा जाता है। मतलब पिता के द्वारा उसे पिटाई होती है। ठीक है, और उसके कद्दू को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ही डज नॉट से इवन ए वर्ड, लेकिन वो लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता है। ठीक है, एट द अदर हैंड दैट ए स्पेशल गॉड इज फाइनली सोल्ड इन 600 yen लाइक दिस एंड आर्ट इज वेस्टेड। मतलब इसमें बताया गया है कि और दूसरी तरफ वह विशेष कद्दू जो 600 yen में बिक जाता है, और इस तरह एक कला बर्बाद हो जाती है उसकी। ठीक है, जो 10 सेंट का खरीदा था वो 600 yen में बिक जाता है उसका कद्दू। ठीक है, जो प्यून के द्वारा लिया गया था उसको वो प्यून जाकर बेचता है ना मार्केट में, तो उसको 600 yen मिल जाता है उसका। ओके, अब देखिए आगे क्या बताया गया है। ये देखिए लास्ट स्टेंजा है। तो ये लास्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है कि फाइनली इट इज एन एज्यूम प्रेसेंसल ऑफ सिग्गा नायवा वेयर इज ब्यूटीफुली shows that how is a talent wasted by the family and the mentor
यानी अंततः, फाइनली मतलब अंततः, यह सिग्गा नैवा एक शानदार कहानी है। एक सिग्गा नैवा का ये एक शानदार कहानी है जहाँ उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के टैलेंट उसके घर वाले के, उसके मार्गदर्शक के द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। तो ये लास्ट स्टेंजा था, इसको अच्छी तरह से आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसको पढ़ते रहिए और इसको तैयारी करके जाइए अपने एग्ज़ाम में और अच्छी तरह से लिख कर आइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड समरी को। ये तीसरा समरी देखिए क्या कहा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें लिखा है ए चाइल्ड इज बॉर्न एन एसे रिटेन बाय जर्मन ग्रीड। ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है किनके द्वारा, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। एक एसे है, एक निबंध है। ठीक है, फिर बोला है कि इन दिस एसे ही शी हैज़ फोकस्ड ऑन द सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड एंड चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप। मतलब इसमें बताया गया कि इस निबंध में उन्होंने माता पिता और उसके बच्चे परिवार के संबंधों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, ये पहला स्टेंजा हो गया। अब चलते हैं सेकेंड इसका स्टेंजा पे। तो देखिए दूसरा स्टेंजा में क्या बताया गया है कि सी सेज वे कहती हैं कि द सेलिब्रेशन एट द टाइम ऑफ ए चाइल्ड्स बर्थ इज मेनली सीन ए ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड द बर्थ इज ऑफन अटेंडेड देयर। मतलब वे कहती है कि बच्चे के जन्म के इस समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। ठीक है, और जन्म अक्सर वहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया कि जब व्हेन ए गर्ल इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई लड़की फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपनी माँ के घर जाती है, घर पे जाती है। सी रिसीव लव फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड ऑल द एक्टिविटीज आर लाइक ए सेलिब्रेशन देयर। मतलब उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है और सभी विधियों वहाँ एक उत्सव की तरह होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दूसरा स्टेंजा हो गया। अब तीसरा स्टेंजा में देखिए, फिर तीसरा स्टेंजा में बताया गया है कि इन ईस्टर्न सोसाइटीज ऑल द चिल्ड्रेन आर रेयर्ड टुगेदर। मतलब पूर्वी समाज में सभी बच्चों को एक साथ पाला जाता है। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रेस्पेक्ट्स। मतलब लेकिन वहाँ पे क्या देखा जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि माँ और बच्चे दोनों को समान रूप से, मतलब सम्मान दिया जाता है। माँ और बच्चे दोनों को सम्मान किया जाता है समान रूप से। बट लेकिन इन टेक्नोरेट सोसाइटीज सच ए वार्मनेस इज नॉट सीन। लेकिन इस मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी गर्माहट नहीं देखी जाती है। ठीक है, और ये देखिए ये लास्ट स्टेंजा है इसका। ये देखिए क्या बताया गया है कि फाइनली इट इज एन एज्यूम प्रेनेशनल ऑफ जर्मन ग्रीड। यानी कि इसमें बताया गया कि अंततः जर्मन ग्रीड की खूबसूरत प्रस्तुति, जो खूबसूरत प्रस्तुति है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ जर्मन ग्रीड, यानी खूबसूरती जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुति। ठीक है, वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड द कल्चरल
प्रिक्लिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक विशेषताओं को खूबसूरती से क्या किया है, व्यक्त किया है। तो ये देखिए इसका ये स्टेंजा देख लीजिए, लास्ट स्टेंजा था। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न यहीं तक आपको लिखना है। चलिए अब लास्ट देखते हैं, समरी नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, चौथा समरी है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है, जिनके लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। चलिए देखते हैं इसको। द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक वैज्ञानिक लेख है जो किनके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। इन दिस एसे ही हैज़ फोकस्ड ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इस निबंध में उन्होंने इस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति के समय के साथ मदद किया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है इसका। चलिए सेकेंड स्टेंजा इसका देखते हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया गया है कि एज टाइम पास्ट मैन बिकेम नेचर्ड एंड ही बिकेम मोरली स्ट्रॉन्ग, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया मानव परिपक्व होता गया, ठीक है, और नैतिक रूप से मजबूत होता गया। ओके, ही बिकेम सिविलाइज्ड, सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि क्या बताया गया इसमें कि वह सब हो गया एवं अपने आप को मानव होने से बचाया और आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति माइलस्टोन साबित होता है, एक पत्थर साबित होता है। ओके, तो ये अगला स्टेंजा था। अब चलिए इसके अगला स्टेंजा ये रहा, देखिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन प्रोस्पर्स आर डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना मानव के विचारों और समृद्ध बनाया, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव ए न्यू लाइफ टू हिम, यानी कि भाषा के आविष्कार से मानव को एक नई जीवन मिला। लेटर उसके बाद क्या हुआ कि द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, यानी कि बाद में क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस और लिखने की जो कला थी उन्हें क्या बनाया, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। तो ये अगला स्टेंजा हो गया। अब चलते हैं इसके अगला स्टेंजा देखते हैं। ये लास्ट स्टेंजा है। फाइनली इट इज एन एज्यूम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल इन विच he has scientifically explained the ideas that have helped that made human stand as per he standard of human and made them superior to animal। मतलब इसमें बताया गया कि अंततः बर्ट्रैंड रसेल शानदार, ये जो बर्ट्रैंड रसेल का जो शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या किए हैं जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्होंने उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया। तो ये लास्ट स्टेंजा था इसका, ठीक है।
तो हमने इसमें आपको 4 समरी बताया जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में 4 और समरी लेकर आएंगे। बस इतना ही आपको तैयारी कर लेना है, इसी में से आपको एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में इसमें से आना 100% गारंटी है आपको, इसी को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से लेटर एप्लीकेशन का भी गेस करके मैं आपको दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन अगले वीडियो का पहुंच जाए और आप अच्छी तरह से देख सकें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।